जय हिंद दोस्तों। आपको सबसे बड़ी बात, अगर असफलता के बीच में एक चीज आती है तो वो है आलस, वो है कल। हम लोग किसी भी काम को कल पे छोड़ देते हैं। जरा ये बताइए, किसको यह विश्वास है कि आज मैं सो रहा हूं तो कल उठ जाऊंगा? किसी भी काम को कल पे मत छोड़िए। जो करना है आज करना है, अभी करना है। तो आलस को त्यागे। अगर आपने सोच लिया कि इस चैप्टर को, किसी भी चैप्टर लीजिए, अगर इसको आज पूरा करना है तो आज ही पूरा करना है, कल के लिए बिल्कुल ही मत छोड़िए। क्या पता कल आपके पास और सारी समस्याएं आ जाए। तो सबसे जीतने का, सफल होने का एक सबसे मूल मंत्र है कि कोई भी चीज कल पे मत छोड़िए, आज कीजिए और अभी कीजिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप पढ़ाई कर रहे हैं, और जैसा कि हम बताते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट का भी जरूरत है, और मेहनत के साथ साथ धैर्य का भी जरूरत है। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, पर धैर्य जरूर रखिए। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको बताया है, इसके पहले विधायिका के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम आपको कार्यपालिका के बारे में बताएंगे, जो कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यही तीन जो हैं जो बिहार में या किसी भी स्टेट में शासन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक बड़ी बात आएगी कि कार्यपालिका के जो राज्य में जो कार्यपालिका होते हैं, मुख्य रूप से राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्री परिषद होता है और महाअधिवक्ता होता है। आपको यह भी पता होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है और मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है। एक चीज बताइए दोस्तों, नियुक्ति क्यों होती है? राज्यपाल की नियुक्ति क्यों होती है? तो दोस्तों आपको एक चीज बता दे, सबसे पहला अगर कुछ चीज देखा जाए तो अगर जब राज्यपाल की निर्वाचन होने लगेगा और इधर मुख्यमंत्री का निर्वाचन होने लगेगा, तो सबसे बड़ा विभेद क्या होगा कि केंद्र का जो शासन है वो राज्य से बिल्कुल अलग हो जाएगा। मतलब राज्य पर उसका अधिकार नहीं रहेगा। इस तरह क्या है, अगर राज्यपाल को जो केंद्र नियुक्त कर रहा है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो केंद्र का अधिकार बना रहता है और केंद्र का जो है एक परछाई के रूप में राज्य में यह काम करता है। कौन? राज्यपाल। तो इसीलिए इसका निर्वाचन करने से क्या है, विभेद उत्पन्न हो सकता है। दूसरा बात क्या है कि यह व्यक्तिगत है, यह पद क्या है, व्यक्तिगत है। तो इस पे जो है सरकार के ढेर सारे धन और मतलब जो सुरक्षा बढ़ाने के जरूरत नहीं है, मतलब इस पे ज्यादा धन खर्च करने का जरूरत नहीं है। तीसरी बात कि जब राज्यपाल और मुख्यमंत्री का निर्वाचन होने लगेगा तो दोनों में क्या है, दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा कि शासन कौन करेगा, बड़ा कौन होगा। तो जिसके कारण क्या है कि यहाँ का जो किसी भी राज्य का जो शासन है वह विफल हो जाएगा। तीसरा, मुख्यमंत्री, अगर राज्यपाल का निर्वाचन होगा तो मुख्यमंत्री जिस पार्टी का है वह सोचेगा कि मेरे ही पार्टी का कोई राज्यपाल बने, जिससे कि क्या है, वहां का शासन एक तरफा हो जाएगा। तो ये सब कारण हैं जिसकी वजह से जो है राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, उसे निर्वाचन नहीं कहते हैं। और जहां तक बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में जो है राज्यपाल का सीधा निर्वाचन होता है और कनाडा में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। इसलिए हमने जो अमेरिका का मॉडल है उसको ना अपनाकर कनाडा के मॉडल को अपनाया है। तो अब चलिए दोस्तों, अब हम इतनी बातें जान ली, अब राज्यपाल के बारे में जानते हैं। राज्यपाल क्या है? तो जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति संपूर्ण कार्यपालिका का प्रधान होता है, उसी प्रकार राज्य में जो है राज्यपाल जो है संपूर्ण कार्यपालिका का प्रधान होता है। ये जो है संवैधानिक प्रधान पद है, कौन सा? राज्यपाल। जबकि मुख्यमंत्री जो है वास्तविक प्रधान होता है। राज्यपाल में शासन की सभी शक्तियां होने के बावजूद भी राज्य के मंत्री परिषद की सलाह पर ही वह कार्य करेगा। यही भी इसकी ताकत क्या होती है, कमजोर हो जाती है। मान लीजिए आप घर पे स्वतंत्र काम कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र तो काम कर रहे हैं, लेकिन जब पिताजी की सलाह पे ही कोई काम करते हैं ना, अगर आप डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो आपका शासन शुरू हो जाएगा, लेकिन आपका कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है कि पिताजी या पेरेंट्स की सलाह पे ही काम कर रहे हैं। वैसे ही चीज है, इसको शक्ति तो पूरा दे रखे हैं, लेकिन इसको प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के सलाह पर ही काम करना है। तो इस तरह से इसकी शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है इस चीज को आप समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा
नियुक्त किया जाता है। क्या कहता है? नियुक्त किया जाता है। अब देखिए राज्यपाल के पद होने चाहिए। एक अनुच्छेद है, आपको बता दें कि भाग 6 के द्वारा जो है अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक जो है वह राज्य के लिए अनुच्छेद बनाया गया है। यह भाग 6 में पढ़ना है। तो अनुच्छेद 152 कहता है कि राज्य के लिए राज्यपाल का पद होता है। राज्यपाल क्या होता है? एक पद है। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात है कि अनुच्छेद 153 राज्यों के लिए राज्यपाल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक या एक से अधिक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। तो ऐसा देखिए एक या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है। प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होना चाहिए, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 154 शक्ति और उनके कार्य के बारे में हम जानेंगे कि शक्ति और उनका कार्य क्या है। तो इसको जो है राज्य की समस्त जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें निहित है? राज्यपाल में निहित है। किसमें निहित है? राज्यपाल में। तो कार्य, अब इसके कार्य शक्ति को देखें तो कार्यपालिका, विधायिक, वित्तीय शक्ति, न्याय संबंधी शक्ति, स्वयं विवेक और आपातकालीन, इतने भागों में इसके शक्ति का बंटवारा किया जा सकता है। दोस्तों एक चीज और बता दें कि राज्यपाल जब तक अपने पद पर बना रहता है तो वो जो भी काम करता है उसका कहीं भी किसी कोर्ट में जवाबदेही, न्यायालय में जवाबदेही नहीं है। दूसरा कि जब तक वो पद पर बना उस पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और एक और बात है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, कैद में नहीं डाला जा सकता है। लेकिन 2 महीने के पहले अगर उनको सूचना दिया जाए और नागरिक कानून के तहत उन्हें जरूर उनसे पूछताछ किया जा सकता है। अब देखिए इनकी शक्ति देखा जाए कार्यपालिका का, तो ये मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं, महाधिवक्ता की शपथ करते हैं और अन्य मंत्रियों की भी ये नियुक्ति करते हैं। किसके? मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता और अन्य। बेशक मुख्यमंत्री निर्वाचित होते हैं लेकिन नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और महाधिवक्ता की भी नियुक्ति वही करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी वही करते हैं। अब देखिए राज्य के विश्वविद्यालय कौन होते हैं? कुलपति होते हैं, यानी प्रधान होते हैं। और उप कुलपतियों का जो नियुक्ति भी है वो राज्यपाल करते हैं। राज्य में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को यह परामर्श दे सकता है कि नहीं भाई ये आदमी अच्छा है, आप इसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त कीजिए। ठीक है। अब देखिए दूसरा कर सकते विधिया शक्ति में है 164, मतलब विधानसभा का अभिन्न अंग राज्यपाल होता है। विधानसभा का अभिन्न अंग कौन होता है? राज्यपाल। मतलब कहने का मतलब है राज्यपाल 2 तरह से भूमिका निभाता है। एक तो राज्य का कार्यपालिका का प्रधान होता है और दूसरा क्या है, तो चूंकि राष्ट्रपति द्वारा ये इसको नियुक्त किया जाता है इसलिए यह केंद्र के प्रति भी उत्तरदायी होता है। तो अनुच्छेद 213 देखिए, तो अध्यादेश जारी करना है। 1, 2, 3 में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, लेकिन 2, 1, 3 के द्वारा अध्यादेश जारी कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 333 कहता है कि विधानसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसके स्थान पर राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। निर्वाचित नहीं कर तो मनोनीत कर सकता है। विधानमंडल का शस्त्रावसान, विधानमंडल का विघटन करना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना और विधानमंडल में जो विधान परिषद और विधानसभा दोनों को संयुक्त अधिवेशन कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जब कोई विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित हो जाता है तो उसे जब तक राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं होता है उसे अधिनियम नहीं बनाया जा सकता है। अब दोस्तों हम आगे देखेंगे इनकी वित्तीय शक्ति क्या है। तो विधानमंडल में धन विधेयक प्रस्तुत जब तक राज्यपाल की उपस्थिति नहीं होगी, इनका क्या बोलते हैं,
राज्यपाल की जब तक उपस्थिति नहीं होगी या इनको बताया नहीं जाएगा तब तक विधानमंडल में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बिना राज्यपाल की अनुमति के धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, एक एक दो वर्ड लिखिए। जैसे धन विधेयक है तो यहाँ के पास यही याद रखिए, धन विधेयक। धन विधेयक से याद रखिए कि राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। दूसरा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में राज्यपाल विधानमंडल में वित्त मंत्री द्वारा बजट, तब यहाँ दो वर्ड, बजट प्रस्तुत किसके द्वारा है? तो राज्यपाल के द्वारा ही वित्त मंत्री, राज्यपाल जो है विधानमंडल में वित्त मंत्री को यह बोलता है कि भाई बजट पास कर, बजट प्रस्तुत करो। तो ये कौन कहता है? तो राज्यपाल कहता है। आकस्मिक निधि भी किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। जैसे मान लीजिए कि जैसे केंद्र में कोरोना आया, राज्य में कोई ऐसा कोरोना आ गया, कोई ऐसा बीमारी आ गया, तो आकस्मिक कुछ कारण घटनाएं हो गए, तो उससे निपटने के लिए जो इनके पास उपलब्ध आकस्मिक निधि संपत्ति है उसका जो है यह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कब? जब विधानमंडल की स्वीकृति होगी तब। न्यायिक सत्य देखिए, यह सजा को कम कर सकते हैं। दूसरा बात क्या है? सजा को पूरी तरह क्षमा भी कर सकते हैं, लेकिन जो फांसी की सजा है, जो मृत्यु दंड का सजा है, उसको माफ नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि जो सैनिक अदालत द्वारा दंडित किए गए अपराधी को भी मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। स्व विवेक या विवेकाधिकार, इसमें क्या होता है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता, अगर राज्यपाल को लगता है कि यह संविधान, हमारा संवैधानिक जो तंत्र है विफल हो रहा है, तो उसके लिए राज्यपाल को सूचित कर सकते हैं, उसका प्रतिवेदन दे सकते हैं। दूसरा, अगर विधेयक कोई पारित हुआ है और राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए उसको सुरक्षित रख सकते हैं। कब? जब उन्हें ऐसा लगता है कि जो संविधान है उसको संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तीसरा, पराजित मंत्रिपरिषद की सलाह पर, अगर पराजित मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल क्या कर सकते हैं? अपने विवेकाधिकार से विधानसभा को भंग कर सकते हैं। दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, अगर इनको दल का स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो यह अपने विवेकाधिकार शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, कार्य को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं, और इनके द्वारा कोई भी जो कार्य किया गया है उसको जो है न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो थोड़ा सा याद रखना है इसमें विफलता। कब? तो संवैधानिक विफलता होता है तो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति को इसका प्रतिवेदन सूचित कर सकते हैं। दूसरा क्या है? तो विधेयक पारित के लिए राष्ट्रपति का विचार विमर्श दे सकते हैं, ठीक है, उसको सुरक्षित के लिए उनके लिए रख सकते हैं। तीसरा क्या है? पराजित मंत्री सलाह पर विधानमंडल भंग कर सकते हैं। दल बहुमत का स्पष्ट बहुमत न मिलने पे अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कार्य को न्यायालय में प्रश्नगत, इनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। बस इतना ही है। अब देखिए, आपातकालीन जो है अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू होता है। कब? जब किसी भी राज्य में जब संविधान के अपबंधों का पालन नहीं किया, मतलब संविधान जो है उसका पालन नहीं करता है, उसको संविधान का आपका जैसे उल्लंघन हो रहा है, तब राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। यह राष्ट्रपति को बतलाएंगे और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन, और तब यहाँ पे प्रमुख कौन होगा? संवैधानिक प्रमुख या वास्तविक प्रमुख कौन रहेगा? राज्यपाल हो जाएगा। बिहार में अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अभी तक 8 बार लग चुका है, लेकिन पहला जो हुआ था 26/6/1968 से लेके 26/2/1969 तक था। उसमें जो राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था, किस उसमें का राज्यपाल कौन था? तो नित्यानंद कानूनगो। दूसरा भी नित्यानंद कानूनगो ही जब राज्यपाल थे तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगा था। उसमें 6/7/69 से लेके 16/2/70 तक। और लास्ट अभी का ये वर्तमान में अगर लास्ट कहा जाए या 8वां कहा जाए तो सरदार बूटा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कब? 7/3/2005 से लेके 24/11/2005 तक। एक चीज आपको दोस्तों बता दें कि राज्यपाल जो है जिस राज्य में, मान लीजिए बिहार राज्य है, तो वहां पे कभी भी जो बिहार के निवासी होंगे उनमें से किसी को भी राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इस तरह क्या है
कि जो संवैधानिक स्थिति है वो क्या होगी, बिल्कुल नहीं, मतलब एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से क्या है, वह कोई भी निस्वार्थ और स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय नहीं ले पाएगा। इसीलिए जो है किसी भी, अगर मान लीजिए बिहार स्टेट है तो वहां पे राज्यपाल जो नियुक्त होता है वह उस स्टेट का तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम 156 तक अनुच्छेद देख सकते हैं। 157 अनुच्छेद में क्या कहता है कि राज्यपाल की योग्यता क्या है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का उम्र जैसे राष्ट्रपति के लिए है, लाभ के पद पर नहीं चाहिए और संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। नोट में कुछ दोस्तों है, संसद या विधानमंडल का सदस्यता समाप्त हो जाएगी जिस तारीख से राज्यपाल की नियुक्ति, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वह संसद या विधानमंडल का सदस्य है, लेकिन अगर उसको जब राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा तो उस समय से वह उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जिस राज्य का नागरिक होगा, अभी ये दो चीजें नई उभर के आई हैं। अगर लक्ष्मीकांत आप बुक पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि जिस राज्य का नागरिक होगा उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा, पहला बात। दूसरा कि राष्ट्रपति जो है मुख्यमंत्री से सलाह ले सकता है राज्यपाल की नियुक्ति में। तो ये दो चीज जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 158 के तहत क्या है कि राज्यपाल की जो कार्यालय की दिशाएं हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। 159 के तहत, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको विस्तार नहीं किया हूं, लेकिन अब इसको देख लेते हैं। 159 शपथ, सुप्रीम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या है, राज्यपाल को शपथ दिलाता है, या अगर वह अनुपस्थित है तो उसमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वह उनको शपथ दिला सकता है। आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य कर सकता है, अनुच्छेद 160, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक लाइन में लिस्टेड कर दिया हूं ताकि आप लोगों को एक समझ बन सके। अनुच्छेद 161 क्या कहता है, क्षमादान, केवल जो राज्य सूची का ही विषय होता है उस पर यह क्षमादान दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को केवल क्षमा कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों मुख्यमंत्री के बारे में। तो मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होता है, ठीक है, वास्तविक हेड कहिए या प्रधान कहिए, प्रमुख कहिए, जो भी होता है। अनुच्छेद 163 राज्य स्तर पर मंत्रिमंडल का प्रधान होता है और जरूरत पड़ने पर राज्यपाल को सहायता एवं सलाह दे सकता है, यह अनुच्छेद 163 में है। अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि वास्तविक प्रधान या प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, और इसी में कहा गया है कि सीएम की जो नियुक्ति है वो कौन कराता है, राज्यपाल कराता है। एक दोस्तों आपको बात बता दूं कि अगर ऐसा बात है कि राज्यपाल जो है सीएम की नियुक्ति कराता है तो वह किसी को भी करा सकता है, लेकिन ऐसा हमारा संविधान नहीं है। संविधान हमारा यह कहता है कि जिस मतलब पार्टी है जिसको ज्यादा बहुमत प्राप्त हुआ है उसी में से जो सदस्य है उसी एक सदस्य को मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त किया जा सकता है। हाँ, ये अपने विवेकाधिकार को तब यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है जब मान लीजिए दो पार्टी है और दोनों का बहुमत निर्णायक नहीं हुआ है, तो उस अवस्था में जो है ये अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और उससे 1 महीने के अंदर विश्वास मत प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। तीसरी बात यह है दोस्तों कि सपोज कीजिए कि मुख्यमंत्री जो है कार्यहीन अवधि में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय भी इनका जो महत्व है राज्यपाल का बढ़ जाता है, उसमें वो किसी के भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो जीती हुई पार्टी होते हैं जिसके वो मुख्यमंत्री होते हैं वह उनमें से एक व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि इनको मुख्यमंत्री का शपथ दिलाइए। तो इस संबंध में क्या है, राज्यपाल को कुछ विशेष ये बोल सकते हैं कि इसके अलावा कोई उनके पास और ऑप्शन नहीं होता है। तो समझ गए दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए इनका जो चुनाव होता है कैसे, विधानसभा या विधान परिषद किसी का भी सदस्य होना अनिवार्य है, अगर नहीं है तो उनको 6 माह के अंदर सदस्य बनना पड़ेगा। बहुमत 50% से अधिक हुआ तो ही वह सीएम बनेंगे। सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है,
राज्यपाल ही सीएम का निर्णायक नियुक्त करता है, इसलिए वह अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है और सीएम राज्यपाल के सामने शपथ लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे तो कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर चाहे इसके बीच त्याग पत्र देने को तो अपने त्याग पत्र राज्यपाल को दे सकते हैं। बहुमत खो देने पर पद को उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर बहुमत खो देते हैं, मान लीजिए विश्वास मत नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो विधानमंडल करता है। अनुच्छेद 167 देखते हैं, सीएम अपने कर्तव्यों के लिए राज्यपाल के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। यानी वो जो भी काम करता है अपने राज्य में, वो सब उसका उल्लेख किसको बताएगा? राज्यपाल को देगा। ठीक है, चाहे कोई भी काम कर रहा है राज्य में, राज्यपाल राज्य में जितने भी कार्य होगा उसकी जानकारी राज्यपाल को देना पड़ेगा। किसको? सीएम को। मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही मंत्रिपरिषद का बैठक होता है और जो नेता अच्छा काम नहीं करता उसके लिए राज्यपाल को परामर्श दे सकता है। तो इस प्रकार से जो है मंत्रिपरिषद का जो मुख्य प्रधान होता है वो कौन होता है? मुख्य मंत्री होता है। तो एक चीज और बता दे जो आपको मंत्रिपरिषद समझ चाहूंगा दोस्तों, मंत्रिपरिषद के बारे में। तो आपको एक चीज बता दें दोस्तों, 163 अनुच्छेद 163 राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जिसका प्रमुख कौन होता है? सीएम होता है। राज्यपाल सीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को या मंत्रियों को चुने जाते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री के बारे में पढ़ा जाए तो ये क्या होते हैं? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और राज्य के लिए कानून जो है कौन बनाता है? मंत्रिपरिषद बनाते हैं, जिसका प्रमुख या हेड या प्रधान कौन होता है? सीएम होता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपका एक इस पे पकड़ हो गया होगा। हमने कार्यपालिका